इलेक्ट्रिसिटी में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हम कर रहे थे। ओके, इसमें फर्स्ट हमने पढ़ लिया था रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। थर्ड है, देखिए नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ओके, इसका एग्जांपल देखिए, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर, मतलब कि कंडक्टर कैसे मटेरियल से मिलके बना हुआ है। इसका आप एक एग्जांपल देख सकते हैं। देखिए, टू सिमिलर वायर्स ऑफ, ये मेरे पास छूट गया था, मैंने ये लगाया हुआ है ऐसे साइन, इसको देखिए, टू सिमिलर वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड डायमीटर। ओके, ध्यान दीजिए जरा, अगर दो क्वांटिटीज को आपको, अगर दो कंडक्टर्स का आपको रेजिस्टेंस कंपेयर करना है, ओके, तो आप एक काम करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों का क्या सेम कर दोगे? लेंथ, बिकॉज रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पर। ओके, और दोनों का क्या सेम कर दोगे? क्रॉस सेक्शन एरिया। तभी दोनों वायर के रेजिस्टेंस को आप कंपेयर कर सकते हो, बोल सकते हो कौन सा ज्यादा है कौन सा कम। फिर से ध्यान दीजिए जरा, अगर दो कंडक्टर के आपको रेजिस्टेंस कंपेयर करने हैं तो आप क्या करोगे? दोनों का क्या सेम कर दोगे? लेंथ, और दोनों का क्या सेम कर दोगे? क्रॉस सेक्शन एरिया। तभी आप बता सकते हो कि इसका फिर से ध्यान से देखिए इधर, मान लीजिए दो कंडक्टर है, उसका लेंथ आपने सेम कर दिया, इसका भी लेंथ सेम, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए। ये भी कंडक्टर है, ओके, इसका लेंथ एल और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी ए। लेट अस से ये कॉपर है, क्या है ये? कॉपर Cu, और ये क्या है? नाइक्रोम है। ओके, एलॉय होता है ये, ठीक है। ध्यान दीजिए जरा, दोनों का लेंथ भी सेम कर दिया, एरिया भी। हम क्या देखते हैं कि नाइक्रोम का जो रेजिस्टर है, सॉरी, नाइक्रोम का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम इज 60 टाइम्स देन दैट ऑफ द कॉपर वायर। ठीक है, तो किसका रेजिस्टेंस हाई है? नाइक्रोम का। ओके, देखिए फॉर एग्जांपल कि दो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी में, आपको ये पता, अगर आपको कंपटीशन कराना है मार्क्स का, ओके, तो आपको दोनों को पहले फैसिलिटी सेम देनी है ना। दोनों को टीचर भी कैसे देने होंगे? सेम, बेस्ट टीचर दोनों को देने होंगे, दोनों को एनवायरनमेंट सेम देना होगा, तभी तो आप कंपेयर कर सकते हो, वरना किस बात का कंपैरिजन? समझ रहे हो बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ? भाई एक स्टूडेंट है ए, उसको बहुत अच्छा टीचर पढ़ाते हैं और उसको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला हुआ है, उसको अच्छे नोट्स मिलते हैं, बुक्स मिलती हैं, सारी फैसिलिटीज है ए के पास, और बी के पास नहीं, तो दोनों का रिजल्ट आने पर आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दोनों की जो फैसिलिटीज है वो सेम करनी होंगी। वही चीज यहाँ पर भी है कि अगर दो अलग अलग आपके पास मटेरियल है, ध्यान दें, दो अलग अलग अगर आपके पास मटेरियल है तो पहले उसका क्या सेम करना पड़ेगा? लेंथ, और साथ में क्या सेम करना पड़ेगा? क्रॉस सेक्शन एरिया। तभी आप दोनों का रेजिस्टेंस कंपेयर कर सकते हो, नहीं तो नहीं। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ और एरिया पर। ओके, देखिए यहीं पे ध्यान से देखिए, अगर आप अभी हमारा आंसर क्या आया है? रेजिस्टेंस ऑफ, अभी हमारा आंसर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम इज 60 टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर। ये आया है, ये हमने लैब में किया है, तो ये डेटा मेरे पास है, मैं आपको बता रहा हूँ। रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम इज 60 टाइम्स मोर देन रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर। ओके, ठीक है। अगर हम लेंथ ना सेम करते, सोचिए थोड़ा सा, बात समझ रहे हो? अगर हम लेंथ ना सेम करते, ये देखिए कॉपर का लेंथ बहुत ज्यादा आपने कर दिया होता, कॉपर का वायर ये ले लिया और इसको आपने पतला भी कर दिया काफी, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया? कम। ये वायर है आपका, लेट अस से, तो अब क्या होगा? क्या कर दिया आपने? बढ़ा दिया लेंथ, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या कम कर दिया आपने? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फिर तो कॉपर का ज्यादा आएगा ना, है ना। लेकिन सच में क्या कॉपर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है? नहीं, वो तो मेटल होता है, और उसके हम वायर्स भी बनाते हैं, पता है आपको? कॉपर के हम वायर्स बनाते हैं, क्यों? क्योंकि it is the good conductor. Good conductor means what? Good conductor means very low resistance, very low resistance. लेकिन अभी तो आप बोलोगे अरे ये तो एलॉय, ये तो नाइक्रोम जो एलॉय है उससे इसका रेजिस्टेंस ज्यादा आ रहा है। अरे आपने लेंथ भी तो ज्यादा कर दी है, तो ध्यान रखिएगा
कंपैरिजन करते टाइम आपको लेंथ और एरिया क्या करना है, सेम दो मटेरियल का, ये आपको एक ध्यान देना है। तो आपको याद रखना है कि रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कि वो किससे बना हुआ है। अब देखिए, अगर हम केमिस्ट्री में जाएं, आप क्लास 12 में पढ़ेंगे चैप्टर द सॉलिड स्टेट, ओके, उसमें पढ़ाया जाता है कि जो सॉलिड बने हैं ना, उसका कॉम्पोजिशन किस तरीके का है, कौन कौन सी चीजों से वो बने और उनका पैटर्न कैसा है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन से होते हैं केमिस्ट्री में बताया आपको, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, ओके। तो किसी मटेरियल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसे लगे हुए हैं आपस में, कैसे जुड़े हुए हैं, उनके जुड़ने का पैटर्न अलग अलग हो सकता है, समझ रहे हो। और जब फिर से ध्यान से सुनिए, उनके जुड़ने का पैटर्न अलग अलग हो सकता है। जैसे कि अभी क्लास में अगर या कोई हॉल है, आपको चलने के लिए ऐसे बोला जाए और पैटर्न अगर मतलब बंदे खड़े हैं बहुत सारे और वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स या कांस्टेंट पार्टिकल जैसा, आपको बोला जाए चलो, और ज्यादा अगर वो एकदम टाइटली पैक है तो चल पाओगे क्या, नहीं, बार बार टक्कर करोगे। और अगर उसी हॉल में अरेंजमेंट ऐसा हो कि आपको काफी गैप मिल जा रहा है चलने के लिए, तो आप चल सकते हो आराम से, ठीक है। तो वही चीज है, अब समझ में आया कि नेचर ऑफ द मटेरियल पे क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि जो मटेरियल है जो कांस्टेंट पार्टिकल से बना हुआ है, अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो इसके कांस्टेंट पार्टिकल का लगने का ढंग क्या है, अलग अलग, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग पैटर्न में अरेंज होते हैं, ठीक है। यही रीजन है कि जब इलेक्ट्रॉन अंदर चलता होगा उनके, तो किसी में कोलिजन ज्यादा होते हैं, किसी में कम। तो बताइए, अभी अभी आपने देखा नाइक्रोम में रेजिस्टेंस कॉपर के कंपैरिजन में 60 टाइम ज्यादा होता है, तो बताइए कौन से मटेरियल में ज्यादा कोलिजन होते हैं, यस नाइक्रोम। प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें कोई, सेम लेंथ दे दिया, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया, तो हम क्या देखते हैं, नाइक्रोम में रेजिस्टेंस 60 टाइम्स ज्यादा आता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से नहीं चल पाता है, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, ओके, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर। थोड़ा सा सोचिए, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ध्यान दें जरा, ये मेटल का वायर लिया मैंने कॉपर का, इसमें रेजिस्टेंस अभी हमने चेक किया 25 डिग्री सेल्सियस पर, कितने पे चेक किया, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये रूम टेम्परेचर अप्रॉक्स 25 डिग्री सेल्सियस पे चेक किया, और आप इसको चेक कर रहे हो 48 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। सोचिए थोड़ा सा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा या नहीं। रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है, बेसिक मीनिंग आपको क्या समझाया गया रेजिस्टेंस का, जो मैंने आपको जो विजुअलाइज कराई थी कंडीशन कि मटेरियल के अंदर जाइए और देखिए कितनी क्या हो रही है, टक्कर पर सेकंड, कितने कोलिजन्स हो रहे हैं। अगर कोलिजन्स ज्यादा हो रहे हैं तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो बताइए, ये मेटल की तार है, एक बार 25 डिग्री, फिर से ध्यान दीजिए, ना तो मैंने लेंथ चेंज करी इसकी, ना तो मैंने इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, एक बार ये 25 डिग्री सेल्सियस पे मैंने रेजिस्टेंस मेजर किया, अब मैंने इसको 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखकर रेजिस्टेंस मेजर किया। बताओ इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा या नहीं, क्यों, कारण बताइए फटाफट। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, यस वेरी गुड, ठीक है। देखिए भाई बता रहे हैं कि कंडक्टर है या आपके पास कोई, थोड़ा सा बड़ा पिक्चर बनाते हैं हम, ठीक है। ये देखिए 25 डिग्री सेल्सियस पर इसके जो अंदर ये एटम्स या जो भी आयन है उनका वाइब्रेशन कैसे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, टू एंड फ्रो धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, हाँ टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे, तो वो टेम्परेचर बढ़ाने का क्या मतलब है, आपने इसको क्या दी है, हीट, एक एनर्जी दी आपने इसको, तभी तो उसका टेम्परेचर बढ़ा है। तो वो एनर्जी जो आपने बाहर से दी है, हाँ 25 डिग्री से कितने डिग्री तक ले जाने में, 48 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने में जो भी एनर्जी इसको दी गई है, उस एनर्जी से इसके कांस्टेंट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और वो क्या करेंगे, मोर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेंगे। अभी ऐसा करता था केवल वाइब्रेट, इतना एम्पलीट्यूड, अब कैसा करेगा,
अब एम्पलीट्यूड समझते हो, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो पहले ऐसा करता था, अब एम्पलीट्यूड क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो उनके मोशन में चेंजेस आ जाएंगे, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो वो ज्यादा कोलिजन्स एक्सपीरियंस करेगा पर सेकंड। ओके, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो अब आप समझ जाओ, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज, और टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज। ओके, तो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस डिक्रीजेस इन डिक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, नोट आपको रखना है क्या, रेजिस्टेंस ऑफ एलॉय लाइक मैग्नीन, कांस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड नाइक्रोम इज ऑलवेज अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ये आपको ध्यान रखना है। जो एलॉय है जैसे कि मैग्नीन और नाइक्रोम एंड कंसिस्टेंट, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। क्यों भाई? क्यों? उसके जो कांस्टेंट पार्टिकल है वो कैसे पैक है? टाइटली पैक है। ओके, बहुत ज्यादा वो टाइटली पैक है। ओके, एक कंसेप्ट जरा समझिए। ये देखिए, कोई ये आइस है, ओके, सॉलिड है, ये सॉलिड कब मेल्ट हो जाता है? जब बाहर से दी गई एनर्जी, ध्यान से सुनिए जरा, जब जो बाहर से आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, जब वो उनके समथिंग इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी, वो एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से बंधे हुए हैं। जब बाहर से जो एनर्जी दे रहे हो, अगर वो इतनी हो जाए कि उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को क्या कर दे, ब्रेक, तो वो क्या होने लगेंगे, आपस में साथ छोड़ देंगे और क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे। ऐसे आप समझ सकते हो। ओके, तो वही चीज है यहाँ पे, ये इतना टाइटली बाउंड है। फिर से ध्यान दीजिए, ये देखिए -4 डिग्री सेल्सियस, ये मान लीजिए -1 डिग्री सेल्सियस पे है आइस। ठीक है, मैं इसको हीट दे रहा हूँ, ये 0 पे पहुंच ही नहीं पाता है, मतलब आपको हीट कैसी दी है, कम, तो मेल्ट होगा क्या? नहीं, क्योंकि आप इतनी हीट सप्लाई नहीं कर पा रहे कि उनके मॉलिक्यूल्स आपस में क्या छोड़ दें, साथ अपना जो फोर्सेस से जुड़े हुए। तो वही चीज है यहाँ पे भी। देखिए, जब आप टेम्परेचर दे रहे हो मैग्नीन और कांस्टेंट और नाइक्रोम को, तो वो टेम्परेचर इतनी, मतलब टेम्परेचर देने का मतलब क्या दे रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब क्या दे रहे हो, हीट। तो वो जो हीट दे रहे हो ना, वो जो कांस्टेंट पार्टिकल ऐसा आपस में जुड़े हुए हैं ना, उनके फोर्स को कम नहीं कर पाता, उनके फोर्स को कम, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को कम नहीं कर पाता, और फोर्स को कम नहीं कर पाता है तो कोई क्या वो वाइब्रेट करेंगे और तेजी से नहीं करेंगे। तो सिंपली अगर हम बोले तो ये बहुत टाइटली पैक होते हैं, आप ऐसे बोल सकते। ओके, ये बहुत टाइटली पैक होते हैं, तो इसलिए जो है आप हीट बाहर से देते हो, इनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो इनके रेजिस्टेंस पे ऑलमोस्ट इफेक्ट नहीं होता है कोई भी। ओके, हाँ, अब इसमें ध्यान से देखिए जरा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रेजिस्टिविटी। ये नोट कर लिया आपने इधर? हाँ, ये नोट कर लिया है। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ध्यान से रखिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से रखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, रेजिस्टिविटी, और इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। फिर से एक बार ध्यान दीजिए इधर, इसका रेजिस्टिविटी का और नाम क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, फिर से रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो अगर आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछा जाए या आपको रेजिस्टिविटी पूछा जाए, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एंड इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। ठीक है, ध्यान दें, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ material, not characteristic property, it is the characteristic of material। अभी इसको करते हैं, बट इससे पहले ध्यान दीजिए, the resistivity of a substance does not depend on its length or thickness or cross section area। okay, thickness, और यहाँ पे मैं बढ़ा देता हूँ cross section area। ध्यान दें, रेजिस्टेंस तो लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता था, बट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल दीजिए आप, या रेजिस्टिविटी, ध्यान रखें, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ और थिकनेस, और यू कैन से क्रॉस सेक्शन एरिया, बिकॉज थिकनेस से मेरा मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया से ही। ओके, तो आइए जरा देखते हैं ये क्या होता है।
हमने एक नई क्वांटिटी खुद से बना के रखी है, तो वो क्वांटिटी हमने कैसे बना के रखी है, देखिए आपने कल पढ़ा हुआ है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस में that R is directly proportional to the length of the conductor. Okay, R is inversely proportional to the cross section area of the conductor. So this is relation number 1. Relation between what? Relation between resistance of the conductor and length of the conductor. Second, this is the relation between resistance of the conductor and cross section area of the conductor. Okay. Now combining relation 1 and 2. ध्यान दें इधर कैसे combine करते हैं हम relations को. हम लिखेंगे combining relations 1 and 2. ध्यान दें आता है कंबाइन करना. कैसे करेंगे, लास्ट ईयर भी हमने किए थे कुछ टॉपिक्स है ना. कैसे करेंगे, ये R को ऐसे ही लिखना है और ये प्रोपोर्शनल का साइन लगाना है और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. तो ये L लिखा है मतलब L/1. क्या लिखा है, L/1. तो L into 1 L डिवाइडेड बाय L के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 into A. तो R is directly proportional to L/A. आ गया. नाउ अब आपको क्या करना है, जब भी आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो क्या लगाते हो, एक कांस्टेंट. तो R is equals to यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा K. याद रखिए ध्यान से, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या लगाएंगे, कांस्टेंट K. ओके, डिवाइडेड बाय A. एंड दिस कांस्टेंट K is known as what? Resistivity of the material. याद रखिए ये क्या आ गया, एक तरीके का कांस्टेंट. तो नाम से आपको पता चल रहा है, ठीक है, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसका ये किस पे डिपेंड नहीं करेगा, लेंथ और कांस्टेंट है ना एक तरीके का. ओके, तो देखिए ये आप इस कांस्टेंट को हम लिखते हैं इस लेटर से. दिस लेटर इज नोन एज रो. क्या इसको बोलते हो आप, रो. ओके, एंड दिस कांस्टेंट, ये जो रो आपका आया है, दिस इज नोन एज व्हाट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी. ओके, तो फिर से ध्यान दीजिए इधर जरा. R क्या है, व्हाट इज R, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. व्हाट इज रो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या आप इसको क्या बोल सकते हो, रेजिस्टिविटी. ओके, व्हाट इज द L, लेंथ ऑफ द कंडक्टर. व्हाट इज A, क्रॉस सेक्शन. देखा फॉर्मूला कैसे बनाया रेजिस्टिविटी लाने के लिए, ध्यान दे रहे हो, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर. ओके, नाउ अब इधर देखिए इसका नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों पड़ा, ध्यान से सुनिए. स्पेसिफिक मतलब क्या होता है, कुछ विशेष होना है. स्पेसिफिक मतलब कुछ विशेष होना, कुछ स्पेशल होना. तो देखते हैं क्या स्पेशल होता है इसमें. फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक काम करिए, इसको फ्री करिए पहले, क्योंकि इसका डेफिनेशन हमको बनाना है, तो इसको फ्री करो. फ्री कैसे करोगे, ये एक इधर चला जाएगा, इधर ये डिनोमिनेटर में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो R into A is equals to rho into L. Okay, तो this implies that R into A, और ये L कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में. ओके, तो रो, तो RA divided by L is rho, और you can say that rho is equals to RA divided by L. ऐसा भी बोल सकते हो आप. LHS RHS के इक्वल है तो RHS LHS के इक्वल होगा. ध्यान दीजिएगा जरा. अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं. कैसे मैं डिफाइन करूंगा, ध्यान से देखिएगा इधर. मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ना एक कंडक्टर ले लिया. ये देखिए, ये मैंने एक कंडक्टर लिया 1 मीटर लंबा. कितना, 1 मीटर लंबा. ओके, तो हाँ, ये देखिए, ये 1 मीटर लेंथ का मैंने कंडक्टर ले लिया
और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, लेटर से इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना आ रहा है 1 मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट। ओके, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। ओके, यहाँ वैल्यू पुट करिए, रो इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, ऐसे ही रहेगा। ध्यान देना जरा मैं क्या कर रहा हूँ। एरिया आपने कितना लिया उस कंडक्टर का 1 मीटर स्क्वायर, तो r इंटू 1 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ कितना लिया है 1 मीटर। ओके, ये मीटर से मीटर कैंसिल हो गया एंड यू गेट रो इज इक्वल्स टू r बन जा r डिवाइडेड बाय 1 इज r ये मीटर। अब ये r क्या है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम। ओके, तो चलो अभी कोई बात नहीं, अभी यूनिट आप मत रखो, अभी मैं यूनिट के बारे में आपको अलग से बताऊंगा। बस सिंपल, एरिया 1 यूनिट है और 1 स्क्वायर यूनिट है और लेंथ कितना है 1 यूनिट। अभी मैं इसकी यूनिट के बारे में बात करता हूँ। जैसे आपने एरिया भी बन लिया, लेंथ भी बन लिया, रो का वैल्यू किसके इक्वल आ गया